अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, आज की अहम तरीन डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ को निगरां वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरां वज़ीर आज़म तकर्री की समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2018 में आज़ाद नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए और इससे कबल वो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रहे हैं। इस हवाले से अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है कि ये नाम उन्होंने दिया था। उसकी बुनियाद यह है कि इनका ताल्लुक छोटे सूबे बलूचिस्तान से है। हम मुत्तफिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबे को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ हो। इस हवाले से रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान का कहना है कि अनवारुल हक के साफ रिकॉर्ड को नज़र में रखते हुए हमें तवक्को है कि वो आइन के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। ज़राए के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से जो बात की जा रही थी उसमें अब फाइनल ये डिसीजन लिया गया है। 14 अगस्त को अब वो हलफ उठाएंगे और आपको ये भी बताएं कि इस पर हमारे तजियाकारों, सीनियर सहाफ़ी तजियाकारों की राय क्या है, ये जानेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म, क्या सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरां वज़ीर आज़म बनाने का फैसला दुरुस्त है? देखिए, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन हमारे ज़ाहिर है, आपको पता है, बड़े फ़ैसले बुज़ुर्ग करते हैं और बुज़ुर्गों के फ़ैसलों के आगे सबको जो है वो तस्लीम करना पड़ता है। लेकिन ज़ाती तौर पे अगर देखें, बलूचिस्तान की अगर ख़ास पॉलिटिकल सिचुएशन एनवायरनमेंट में देखें तो आपको नज़र आएगा कि अनवारुल हक काकड़ जो है वो इंतहाई पढ़े लिखे आदमी। उन्होंने अपना करियर भी टीचिंग से ही शुरू किया था और अगर आप उनसे गुफ्तगू करें पॉलिटिकल सिचुएशन में बलूचिस्तान के मसाइल को देखने का उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। लेकिन उनका इंतखाब और वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का इंतखाब जो है उसको अगर आप सामने रखें तो हमें नज़र ये आता है कि शायद हाइब्रिड रजीम का सिस्टम जो है वो कंटिन्यूटी में है, वो अब भी कंटिन्यू है। क्योंकि याद रखें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिस तरह हमारे वजूद में आई थी वो उस वक्त बहुत मुतनाज़ा सूरत हाल थी। उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब को अगर आप एक तरफ रखें भी तो अब मुझे नहीं पता कि राजा रियाज साहब अनवारुल हक काकड़ को किस हद तक जानते हैं। वो कह रहे हैं कि ये नाम उन्होंने दिया। जी, वो तो कह रहे हैं, ज़ाहिर है, हमने उनसे ये तो नहीं पूछा कि उनको ये नाम किसने दिया। लेकिन ये कि अच्छा नाम है। अगर आप जो नाम स्पेकुलेट कर रहे थे उनको अगर सामने रखें और कुछ नामों को सामने रखें, बुरा नाम नहीं है अनवारुल हक काकड़ साहब का। उनके साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इमरान खान साहब से भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, आसिफ अली जरदारी, ज़ाहिर है बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब हमारे वजूद में आई तो एक तनकीद जो ये हुई थी कि इसको बनाने में जहाँ और लोगों का हाथ है वहाँ जरदारी साहब का भी हाथ है। बलूचिस्तान की सूरत हाल जिस तरह तब्दील हुई थी उस वक्त, और फिर जब बाद में सेनेट के इलेक्शन वगैरह हुए थे तो चाहे वो सादिक संजरानी साहब हों, अनवारुल हक काकड़ आइडियोलॉग में से थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील नौ के लिए में, और वो बहुत से जो बाप के मुज़ाकरात होते थे उसमें वो उनका कलीदी रोल रहता था और बलूचिस्तान में ही वो सारी ज़िंदगी रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स भी बलूचिस्तान के अंदर रह के की है और बलूचिस्तान ज़ाहिर है निगरां वज़ीर आज़म का एक महदूद वक्त होता है उनके पास, और इनके आने से एक उम्मीद ये भी हो गई है कि शायद इलेक्शन में बहुत ज़्यादा ताख़ीर ना हो, या शायद ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन वक्त पर ही हो जाएं नवंबर में, क्योंकि इम्कान इसी चीज़ का है। जितनी तेज़ी से ये फ़ैसला हुआ है, जितनी जल्दी ये फ़ैसला हुआ है, वो 2 दिन में और ये बतौर निगरां वज़ीर आज़म उनकी बहुत बड़ी कामयाबी। अब ये कि काबीना वो कैसी बनाएंगे, किस तरह की चीज़ें होंगी, वो निगरां वज़ीर ख़जाना कौन होगा, निगरां वज़ीर ख़जाना कौन होगा, कैबिनेट कौन होगी, और फिर वो सिस्टम को लेके किस तरीके से चलेंगे, ये अभी हमें देखना है। तो ये गैर मुतनाज़ा रहेंगे आपके ख्याल में? गैर मुतनाज़ा, क्योंकि देखें जो रिएक्शन आया है, इवन अगर पीटीआई का रिएक्शन भी देखें अभी तक वो देखें तो वो भी जो नाम आ रहे थे वो शायद खासे मुतनाज़ा नाम सामने आ रहे थे। तो अगर ये नाम आया है, इवन सादिक संजरानी साहब को अगर किया जाता तो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी जन्म लेती। तो उस लिहाज से अगर देखें तो एक मुनासिब नाम है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये कंटिन्यूटी ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम नज़र आती है। सही। भट्टी साहब, अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म, क्या ये नाम
एक्सपेक्टेड था या आपको ये सब अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, और क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये है कि क्या ये नाम मुतवक्को था। नाम लिया जा रहा था मगर तवक्को नहीं थी, मुझे तो कम अज़ कम तवक्को नहीं थी कि ये बन जाएंगे। बज़ाते बहैसियत इंसान अच्छे इंसान हैं, भले मानस आदमी हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, और जब भी इनसे बात होती है अच्छे माहौल में होती है, खुशगवार माहौल में होती है। आइन की बात करते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, मुतनाज़े नहीं हैं, किसी सियासी स्कैंडल में मुलव्वस नहीं है। मुखालिफ भी तारीफ़ कर रहे हैं, और अगर उनमें से कोई एक गलती निकाल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो बाप के हैं, बाप पार्टी के हैं। बलूचिस्तान से हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वो जो बड़े सरदार वडेरे जिनका कोई पॉलिटिकल एंगल या पॉलिटिकल कोई आगे कोई वो ख्वाहिशात उनमें से नहीं हैं। और इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह जो उम्मीदवार सामने थे उनमें मुझे तो अच्छी चॉइस लग रहे हैं। लेकिन हैरत ये हुई कि इसाक डार आउट हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी आउट हो गए, हफीज़ शेख वजारत उज़्मा से तो इस वक्त तक आउट हो गए, जिलानी ब्रदर्स आउट हो गए, सादक संजरानी आउट हो गए। मतलब नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग के उम्मीदवार आउट हो गए, जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आउट हो गए, राजा रियाज साहब जीत गए और उनको उम्मीदवार बकौल राजा रियाज साहब के मेरे उम्मीदवार हैं। और ये भी पहली बार लग रहा है, और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनकी बजाय अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार निगरान वज़ीर आज़म बना है। अनवारुल हक काकड़ साहब को मुबारकबाद बहुत। जी, पीटीआई और हमाद अजहर का बयान भी मैं कोट कर देता हूं ताकि आप उस पर भी अपना तजिया दे दें। वो कह रहे हैं हमाद अजहर के सबसे बड़ी सियासी जमात है हमारी, लेकिन हमसे मुशावरत नहीं की गई। बहुत अच्छा होता अगर ये कौमी असम्बली में मौजूद होते। सबसे बड़ी सियासी जमात थी और दोनों सूबाई असम्बलियों में मौजूद होते तो कोई कौन किसकी जुर्रत होती कि इनसे मुशावरत ना करता। तो अगर ये आज जो इमरान खान साहब ख़ुद भी मानते हैं और अपने कई मरतबा अपनी महफ़िल्स में और मीटिंग्स में मान चुके हैं कि हमें कौमी असम्बली से नहीं निकलना चाहिए था और सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी, तो वो ज़ाहिर है वो जो फ़ैसला किया उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो भुगतने पड़ेंगे। तो बहरहाल अनवारुल हक काकड़ साहब को दिल से मुबारकबाद। अब इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है मुल्क पर, मुल्क बहरानों में है, इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबात हैं। जिस तरह पंजाब का सेटअप और खैबर पख्तूनख्वा का सेटअप लंबा हुआ, जिस तरह आइन की खिलाफ वर्जी हुई, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो रद्दी की टोकरी में डाले गए, जिस तरह एक अधूरी और जाली असम्बली कानून साजी की फैक्ट्री बनी, और जो कुछ किया ये इस 75 साल तारीख की बदतरीन मुश्तरका मफादात कौंसल हुकूमत या शहबाज हुकूमत या PDM हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत ने, उसके बाद जो अब इन पर बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह करे ये सुरखरू हो जाएं, अल्लाह करे कि ये इंतखाबात अच्छे तरीके से करवा लें और अच्छे इंतखाबात हो जाएं। हम भी यही दुआ करते हैं। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपका क्या ओपिनियन है? क्या सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरां वज़ीर आज़म बनाने का फैसला दुरुस्त लग रहा है आपको? देखिए मुबश्शिर, मैं काकड़ साहब के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन हमारे एक कॉलीग हैं ज़ियाउर रहमान साहब, उन्होंने आज एक थ्रेड किया है उनके बारे में, जिसको पढ़ने के बाद लगता ये है कि वैसे उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत तो PMLQ से की, लेकिन वो जो है एक सब सारी सियासी जमातें जो हैं बड़ी, उन सब से उन्होंने बना के रखी है, PTI से भी, मुस्लिम लीग नून से भी और एक वक्त में पीपल्स पार्टी से भी, जिस वजह से हमें नज़र आ रहा है कि अभी तक कोई ख़ास इतनी कोई तनकीद नहीं आई उनके नाम जब से उनको अपॉइंट किया गया है। और शायद यही वजह है कि वो एक किस्म के कंसेंसस कैंडिडेट है, जिस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने उनको चुना है और आगे ये बात आगे पार्लियामेंट्री कमेटी या इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दी। दूसरी वजह मेरी राय में ये भी हो सकती है कि देखें, ये जो हुकूमत है और जो इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, उनका बहुत बड़ा फोकस जो है वो है इन्वेस्टमेंट पे, कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए। और अभी बल्कि कुछ दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल भी छपा जिसमें लिखा हुआ था कि जो गल्फ़ ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE,
वो अब इजिप्ट और पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सऊदी अरेबिया की ख़ास तौर पे नज़र है एक कॉपर माइन पे जो बलूचिस्तान में है, और एक ऑयल रिफाइनरी बनाना चाहते हैं बलूचिस्तान में। तो हो सकता है इस वजह से भी काकड़ साहब का नाम फाइनलाइज़ किया गया हो कि वो ये सारे मामलात जो हैं ख़ास तौर पे अपने सूबे में उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको आगे लेके जाएंगे। और जैसे हमने देखा कि इलेक्शन का जो कानून है उसमें तरमीम भी इसलिए की गई कि जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी उसमें कोई रुकावट ना बने निगरान वज़ीर आज़म। जहाँ तक ये बात है, और जो हम अक्सर सुनते हैं कि क्योंकि वो छोटे सूबे से हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम उनको निगरान वज़ीर आज़म बना रहे हैं। आपको याद है 2018 में जब संजरानी साहब को सेनेट चेयरमैन बनाए जा रहे थे, तो तब हमें कहा जा रहा था, बड़ी वाह हो रही थी कि बलूचिस्तान से पहली बार सेनेट के चेयरमैन आ रहे हैं, हिस्ट्री इज़ बीइंग मेड। आप मुझे बताएं कि उससे क्या फ़र्क पड़ा बलूचिस्तान की आवाम में, कोई उनको कोई फ़ायदा पहुंचा? उससे पहले भी, ये पहली बार नहीं है कि कोई निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से आ रहे हैं, इससे पहले भी 2 बार आ चुके हैं। हमारे एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से आ चुके हैं, लेकिन वहाँ की आवाम को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बातें मुझे बड़ी खोखली सी लगती है, इनमें कोई वज़न नहीं होता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे मैंने कहा, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़ेह है मुबश्शिर, कि जिस सिस्टम को वो आ रहे हैं संभालने के लिए, वो सिस्टम पहले से रिग्ड है। यहाँ पे मेरे ख्याल से इस मुल्क में इस वक्त किसी को ये गलत फहमी नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। जब भी इलेक्शंस होते हैं, आपने एक बहुत बड़ी सियासी जमात को उठाया और उसे ख़त्म कर दिया। मैं PTI पे बहुत तनकीद करती हूँ, मैं इमरान खान साहब पे भी बहुत तनकीद करती हूँ, और मैं करती रहूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है। लेकिन इस बात को आप नज़रअंदाज या इग्नोर नहीं कर सकते कि उनका एक जेन्युइन सपोर्ट बैंक है। आपने उस पार्टी को तोड़ा, आपने उनकी टॉप जो क़यादत है, या तो उनको ज़बरदस्ती दूसरी सियासी जमातों में भेज दिया जहाँ पे वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं, या फिर आपने उनका वोट बैंक जो है और या उनकी लीडरशिप को उठा के आपने जेल में डाल दिया। तो इन हालात में यहाँ पे आजकल तो लोग अपने घर पे PTI का झंडा लगाने से डरते हैं। तो इन हालात में किसी को लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? तो मैं तो मुबश्शिर सिर्फ एंड में ये कहूँगी कि फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन निगरान वज़ीर आज़म है, कौन केयर टेकर कैबिनेट है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, क्योंकि इलेक्शन ये हमारा रिपीट हो रहा है 2018 का। तब भी उस वक्त के जो मकबूल तरीन लीडर थे, आपने उनको उठाया, उनको उठा के साइड पे किया, उनकी सियासी जमात के हाथ बांधे और कहा जा जाओ के इलेक्शन लड़ो। वही हो रहा है, तो कोई नताइज मानेगा इस इलेक्शन के? एजाज सैयद, आप क्या समझते हैं, आपके लिए ये नाम अनएक्सपेक्टेड था? और जिस तरह माजी में भी हमने ऐसे देखा है, इस दफ़ा भी ऐसे देखा, बहुत से नाम सामने आए, इसहाक डार का नाम सामने आया, शाहिद खान अब्बासी का, हफीज़ शेख का, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जो नाम सामने आते हैं उनमें कोई नाम मंजर आम पर नहीं आता, और फिर कोई ऐसा नाम सामने आ जाता है वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड होता है। तो आपको ये फैसला दुरुस्त लग रहा है? सबसे पहले तो मैं मुबश्शिर इस बात पे बड़ी हैरत का इज़हार करूँगा कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी और हमारे साथियों ने भी कहा कि जी वो छोटे सूबे से हैं। मेरे ख्याल में हमें तो कम से कम दुरुस्त बात करनी चाहिए कि काकड़, अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से हैं, आबादी के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है। हाँ, आप ये कह लें कि वसाइल वहाँ पर नहीं दिए जाते, जी जी, रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो छोटे सूबे से। रकबे के एतबार से अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक, और अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के सबसे महरूम सूबे की रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, मुझे इत्तफ़ाक़ है उनके साथ इंटरेक्शन का। अभी 2 रोज़ पहले भी इस्लामाबाद के एक मुकामी रेस्टोरेंट में मैंने उन्हें अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए देखा और वहाँ पर मुलाकात भी हुई। जो अनवारुल हक काकड़ का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की हुई है, वो लेफ़्ट की पॉलिटिक्स को जानते हैं। स्टालिन को और बाकी जो लीडर हैं लेफ़्ट के, उनको पढ़ा हुआ है, उनकी बायोग्राफीज़ इन्होंने पढ़ी हुई हैं। फिर राइट की पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, क्योंकि बाद में उन्होंने राइट विंग की पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। उन्होंने मुशर्रफ साहब को सपोर्ट किया,
फिर PMLQ में चले गए। 2008 का जो इलेक्शन है उन्होंने PMLQ की टिकट के ऊपर लड़ा, लेकिन वो बड़े काफ़ी इम्कानात थे उनके बनने के इलेक्शन में मुंतखब होने के, लेकिन आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हो गई, तो खैर वो नहीं बना सके। फिर वो जब आपको पता हो कि जब 2008 की गवर्नमेंट बनी तो बलूचिस्तान में उनका एक रोल था, बाद में वो PMLN में भी चले गए। अहम बात यह है कि जब ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में 2013 ऑनवर्ड बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तोड़ी गई, या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट पे पहले जिसे कहें कि सबसे पहले कार्रवाई बलूचिस्तान की हुकूमत ख़त्म हुई थी नून लीग की, तो उस सारे काम में और बाप पार्टी बनाने में जो चंद लोग जिन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया था उनमें अनवार काकड़ थे। और आपको ये भी बता दूं मैं कि अनवार काकड़ उस वक्त हॉट फेवरेट थे चेयरमैन सेनेट बनाए जाने के लिए, लेकिन जो सादिक संजरानी साहब हैं जो मौजूदा चेयरमैन हैं, इनके उस वक्त के जो ISI चीफ हैं जनरल फैज़ हमीद, इनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से एट दी 11th आवर जो सेनेटर काकड़ हैं अनवारुल हक काकड़, इनको चेयरमैन सेनेट नहीं बनाया गया। हालांकि इन्होंने एक पूरी नई जमात बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था जाम कमाल साहब के साथ मिलके, और फिर हमने देखा कि सादिक संजरानी आ गए। तो फिर हमने देखा कि यहाँ पर सेनेट में वो थे, सेनेट में उनका जो रोल है वो हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है अनवार काकड़ की, वो प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि एक कमेटी बनी थी सेनेट के अंदर जो कि जबरी तौर पे मज़हब तब्दील करने के हवाले से जो हमारी नॉन मुस्लिम हैं उनके हवाले से एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के ये सरबराह थे और इन्होंने हीरिंग्स की थी। इन्होंने जो सिंध के अंदर जाके ट्रैवल किया था, सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा शिकायतें थी कि जो नो उम्र हिंदू लड़कियां हैं और दीगर मज़हब से तल्लुक़ रखने वाली लड़कियां उनको उनका मज़हब तब्दील करवाया जाता है। तो इन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की थी जो कि मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम रखा जाना चाहिए। उस वक्त भी लोगों ने नहीं रखा और शायद अभी भी ये बात डिस्कस टीवी पे नहीं करेंगे। तो बड़ी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट इन्होंने लिखी थी। फिर दूसरी और अहम बात ये है इनके हवाले से कि ये ग्लोबल और रीजनल पॉलिटिक्स को बड़ा अच्छा जानते हैं। आप इनकी सेनेट के अंदर जो स्पीचेस हैं वो उठाकर देख लें, उन चीज़ों में तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हमें नज़र आएंगी। एक चीज़ हमें नज़र आएगी कि ये ग्लोबल और रीजनल पॉलिटिक्स में जो सारी चेंजेस हो रही हैं उनके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। दूसरा ये है कि हम ये भी देखते हैं कि उनकी जो नेशनलिज्म थिंकिंग है या इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी थिंकिंग मौजूद है। यहाँ पर कहा जाता है कि नून लीग के साथ या आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ उनके करीबी ताल्लुकात हैं। तो मेरी जहाँ तक मालूमात है, मेरे को बहुत ज़्यादा इनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जो चीज़ें मैं जानता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जानते हैं, लेकिन बड़े लीडरों से इनके बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात नहीं है। आप ये कहें कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं तो बिल्कुल ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लाहौर में, पंजाब में इन्होंने वक्त गुजारा हुआ है, कराची में, सिंध में वक्त गुजारा हुआ है, बलूचिस्तान से खुद ताल्लुक़ रखते हैं, खुद इनका एक पश्तून बैकग्राउंड है, तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं ये। निगरां वज़ीर आज़म की तो हमने बात की है, एजाज़ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, निगरां वज़ीर ख़ज़ाना के लिए इसहाक डार साहब का भी नाम है, क्या ऐसा है? देखें, अब तो मामला आगे चला गया। इसहाक डार साहब बड़े सीरियस कैंडिडेट थे निगरां वज़ीर आज़म बनने के लिए। नून लीग भी उनको बड़ा सपोर्ट करती रही और इनिशियली नवाज शरीफ साहब ने भी उनके पलड़े में वज़न डाले रखा। बिल्कुल हो सकता है कि वो इसहाक डार आएँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा नून लीग के लिए खुद कि नून लीग अगर इस निगरान हुकूमत में, ज़रा इस निगरान हुकूमत में बड़े टफ़ फैसले लेने हैं और वो टफ़ फैसले ये लेने हैं कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में है और वो उन टफ़ फैसलों की वजह से टैक्सेस और लगेंगे। आप देखेंगे कि बाज़ जो बड़े बड़े इदारे हैं जो लॉस में जा रहे हैं पाकिस्तान के, मैं मिसाल देता हूँ, PIA हो गया, स्टील मिल्स हो गया, तो मुमकिन है, मुझे इल्म नहीं है लेकिन मुमकिन है उनकी प्राइवेटाइजेशन भी हो।
तो उसका रिएक्शन भी तो आएगा। तो क्या नून लीग ये रिएक्शन लेने के लिए तैयार है? अगर वो लेने के लिए तैयार है तो इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना हो सकते हैं, अगर नहीं तैयार तो फिर मेरे ख्याल में कोई और। ठीक है, अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म बन गए हैं, उनको बनाने का फैसला कर लिया गया है निगरां वज़ीर आज़म, और बहुत से चैलेंजेस होंगे। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी हम सब बात करें, मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखना। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखना निगरां हुकूमत और निगरां वज़ीर आज़म के लिए मज़हर अब्बास साहब कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, निगरां मेरा ख्याल है हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत ना रखनी चाहिए, ना उनका बहुत ज़्यादा किरदार होना चाहिए। उसकी वजह सीधी सी है कि उनका काम एक इंटरम सेटअप है। एक इंटरम सेटअप में 90 डेज़ का इंटरम सेटअप होता है और होना चाहिए। उनका काम एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को देखना है। उनका काम मेरे लिहाज से कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन उनका काम नहीं है। ये एक मुंतखब लोगों का काम है, मुंतखब पार्लियामेंट का काम है और उसी को करना चाहिए। देखिए, हम बहुत बात करते हैं बलूचिस्तान के बहुत से मसाइल हैं और बहुत गंभीर मसाइल हैं। ज़ाहिर है किसी एक को वज़ीर आज़म ला दें या चेयरमैन सेनेट बना दें, उससे बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होता। क्योंकि बलूचिस्तान में जब सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने तो वो किसको हरा के बने? उसका ताल्लुक भी तो बलूचिस्तान से ही था, और वो तो उसूली तौर पे सही मानों में तो मेजॉरिटी पार्टी को, ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, हासिल बेदिंजो मरूम। उनको किसने हराया और किस तरीके से हराया गया उनको? तो जब हम किसी एक आदमी का किसी पोजीशन पे आना का मतलब उस सूबे के मसाइल को हल करना नहीं होता। मसाइल बहुत गंभीर हैं, मुल्क के मसाइल बहुत गंभीर हैं। पहले हफीज़ शेख साहब का नाम बहुत हुआ, अब सुना है वो वापस थाईलैंड चले गए हैं या जाने वाले हैं। रज़ा बाकर साहब का भी नाम आ रहा है जो स्टेट बैंक के वो थे। और माशी पॉलिसी असल में IMF का तो मसला ये है कि वो चाहते हैं कि वो जो उनका मुआहिदा हुआ है उसकी कंटिन्यूटी रहे, उसमें कोई बीच में रुकावट ना बने, और वो मेरा ख्याल है नहीं बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा ना काकड़ साहब को बहुत ज़्यादा, लेकिन PDM क़यादत या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जब भी उन्होंने मीडिया से बात की, यही कहा है कि कोई मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखे, ऐसा बंदा आना चाहिए। देखिए, माशी पॉलिसी का तसलसल बरकरार रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंस मिनिस्टर को ले आएँ। उसके पास टाइम कितना होता है जिसमें वो क्या बेसिक पॉलिसीज़ कर सकते हैं, सिवाय इसके कि आप अच्छी गवर्नेंस की मिसाल कायम कर सकते हैं। एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट बहुत मुख्तसर होनी चाहिए, जिस तरह की 80, 83, 85 अराकीन की कैबिनेट नहीं होनी चाहिए। मेरे नुक्ता नज़र से मैक्सिमम उनकी कैबिनेट की तादाद 12-15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो भी उसमें चाहे टेक्नोक्रेट्स शामिल हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या इकोनॉमिस्ट हों, जो कुछ भी हों, अपना उनको एजेंडा बहुत मुख्तसर रखना चाहिए। और यही उनकी कामयाबी होगी कि वो नॉन कंट्रोवर्शियल रहें, कोई मेजर डिसीजन ऐसे और मेजर फोकस इलेक्शन पे, और फोकस इलेक्शन पर करें और एडमिनिस्ट्रेशन। आप क्या ऐड करेंगे इसमें? अब मुबशर अभी तो हमें पता भी नहीं है वो आ कितनी देर के लिए रहे हैं। पता नहीं 3 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए हैं। क्या गारंटी है कि वो 3 महीनों में चले जाएंगे? तो अभी हमें तो पता ही नहीं है कि उनका टर्म कितना लंबा है। लेकिन जैसे मज़हर साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारा जो आइन भी है, जो 18वीं तरमीम में भी जब केयर टेकर का ये पूरा डाला था और आइन में भी डाला था, तो पूरा जो इन्विजन किया था वो यही किया था कि वो बस आएंगे, आके इलेक्शन कराएंगे और चले जाएंगे, और जो डे टू डे मामलात होते हैं हुकूमत के वो चलाएंगे। तो एक केयर टेकर वज़ीर आज़म को वैसे भी कोई ऐसी मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे एक प्रेसिडेंट भी सेट हो गया है, और वो किसने सेट किया है? पंजाब में जो केयर टेकर हुकूमत है, जिनको हमने देखा है कि जो उनको इख्तियारात आइन भी नहीं देता, कानून भी कोई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी उस किस्म के फ़ैसले कर रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इलीगल है। तो पता नहीं काकर साहब, हो सकता है वो बहुत अच्छा आके काम करें, हो सकता है वो कोई ऐसे फ़ैसले लें जो बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हो। भट्टी साहब, एक तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे? और साथ ही साथ एक और सवाल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रही, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, और अभी उसी जमात के जो रहनुमा है और पिछली गवर्नमेंट में भी। बिल्कुल, अनवारुल हक काकड़ साहब
बिल्कुल, पिछली गवर्नमेंट में भी अनवारुल हक काकड़ साहब का ये नाम सामने आना और वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होना, ये कैसी रवायत है फिर? बहुत अच्छी रवायत है, इसमें क्या बुरा है। एक बैसियत इंसान अगर आप अच्छे हैं, देखें अब पहला मरहला था कि अगर मिसाल के तौर पे इसाक डार साहब आ जाते तो आप पहले दिन ही क्या कहना शुरू कर देते कि ये मुस्लिम लीग नून के हैं, ये फलां ये इनके समधी हैं नवाज शरीफ साहब के। अगर शायद खकान अब्बासी साहब आ जाते, आप कहते ये मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म है, एक पार्टी से ताल्लुक़ है इनके। अगर कोई इस तरह पीपल्स पार्टी का आ जाता तो आप ये आप उस पर तनकीद करते। काकड़ साहब को इस तनकीद का कम अज़ कम सामना नहीं है, और वो खुश नसीब हैं कि इतने बुरे हालात में और इतने मुतनाज़े हालात में और इतने बुरानों वाले हालात में उनके जो इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है वो भी उनके हवाले से नेगेटिव नहीं आया। इब्तदा उनकी अच्छी है। दो बड़े अब मसले हैं। एक है जो सियासी बुरहान है हमारा, जो जिसमें 9 मई के बोझ तले तहरीक इंसाफ दबी हुई है और तहरीक इंसाफ तितर बितर हो चुकी है, और 9 मई से पहले वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी। तो अब ये है कि उसका इलेक्शन के वापस इलेक्शन में आना, और इस सियासी बुरहान से जुड़ा है इलेक्शन। कोई भी हमें बताया जाता है कि 70 के इलेक्शन शफाफ हुए थे, लेकिन वो भी नहीं थे हम। तो बाकी तो कोई इलेक्शन, कोई IGI वाला हो गया, कोई ROs वाला हो गया, कोई RTS वाला हो गया, कोई नवाज शरीफ साहब की तकरीर वाला हो गया। तो जिसका दाव लगा उसने लगाया। अब ये है कि किस हद तक ये एक पढ़ा लिखा आदमी, एक जो मिडिल क्लास से है, उसका क्या रद्द अमल होता है या क्या डिलीवर कर पाता है। दूसरा है मुआशी बुरहान। मुआशी बुरहान में डेफिनेटली उनको कोई बड़े फैसले नहीं लेने, लेकिन उनके लिए कानून साजी हो चुकी है कि वो पुराने मुआहदों को आगे कर सकते हैं। और तीसरा एक हल्की सी कमीनी खुशी और कमीनी ख्वाहिश के साथ मैं तो कहना चाहूँगा कि 10-15 वज़ीर रखें और अगले 4-5 साल ये करें निगरान सेटअप, वो भी और ये भी छोड़ें इनको, जो इन्होंने ये पिछले वो क्या कहते हैं सिविलियन आमरीत के 15 साल हम भुगत चुके हैं, और क्या हमें मिला क्या नहीं मिला। निगरान सेटअप है, इनका कोई अपना ज़ाती एजेंडा नहीं है। इसलिए अगर ये डिलीवर कर सकते हैं तो करें। इलेक्शन तो 5 साल बाद भी हो जाने हैं, कोई हर्ज नहीं। माशाअल्लाह। एजाज़ सैयद साहब, हुकूमती इत्तेहाद का बंदा निगरान वज़ीर आज़म बन जाए, कोई मसला नहीं है इसमें? देखें, अगर सब राजी हैं, लेकिन नाम राजा रियाज साहब ने दिया है, ये भी तो देखें। पता नहीं राजा रियाज साहब ने ही दिया या किसी और ने दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये नाम बहुत ताख़ीर से आया है। होना ये चाहिए था कि ये नाम 2 रोज़ पहले आ जाता, तो इस नाम के ताख़ीर से आने से भी बड़े शुकूक व शुबहात बने। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत का मुस्तकबिल है वो माजी से इतना ज़्यादा हमें मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहा। अनवार काकड़ आए हैं, उनके ज़िम्मे उनके कंधों पर जो बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, वो सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट तश्कील देना है जिससे जो अगले इंतखाबात मुनक्कद होंगे उस हवाले से जो तमाम जो सियासी जमातें हैं वो एतमाद उनके ऊपर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़िलहाल अभी तक तो कोई ऐसी उनके ऊपर तनकीद नहीं की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा हैं जो ज़ाती तौर पे अनवार काकड़ को जानते हैं। फवाद चौधरी जो हैं अब वो तहरीक इंसाफ में नहीं रहे, इनके पड़ोसी थे, और भी मुख्तलिफ जो रहनुमा जो अभी भी इस जमात में हैं वो इनके साथ उनका बड़ा उठना बैठना था। इमरान खान साहब इन्हें ज़ाती तौर पे जानते थे। तो पहली बात तो यह है कि इनके कंधों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन ये जो एजाज़ आपने बात की है कि देर से नाम आया, 2 दिन पहले आ जाता, कोई शुकूक व शुबहात पैदा हुए, कैसे शुकूक पैदा हुए? नहीं, शुकूक व शुबहात तो ये पैदा हुए कि जिन स्टेक होल्डर्स ने, यानी कि जिन जमातों ने नाम खुश उसलूबी से बाहमी तौर पे तय करना है, ऐसा लगा कि वो बाहमी तौर पे वो नाम तय नहीं कर पाई वो जमातें, ये शुकूक व शुबहात पैदा हुए। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बेनज़ीर साहिबा ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि वो 3 माह के लिए आ रहे हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल में हमें इस बात का पता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने क्या फ़ैसला किया है।
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले से ये बात क्लियर हो चुकी है कि इलेक्शन जो है वो 3 माह के अंदर नहीं हो रहे। फिर दूसरी एक और चीज़ जो ब्लू लिटमस टेस्ट है कि ये 3 माह के लिए नहीं आ रहे, वो पार्लियामेंट के अंदर वो कानून साजी है जिसने निगरान हुकूमत को, निगरान वज़ीर आज़म को एम्पावर कर दिया हुआ है कि वो बड़े फैसले ले सकता है। और उनमें मज़हर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, एजाज ये फैसला नहीं हुआ है, ये फैसला शुरू में हुआ था, इसको रिव्यू किया गया कि बड़े पॉलिसी फिर डिसीजन नहीं कर सकते, वो सिर्फ उन पॉलिसी डिसीजन की कंटिन्यूटी कर सकते हैं, कंटिन्यूटी कर सकते हैं ना। जी कंटिन्यूटी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसमें जो कंटिन्यूटी में एक और चीज़ भी है कि ना सिर्फ वो कंटिन्यूटी कर सकते हैं बल्कि उनके वो जो आया जो कानून साजी थी कि उसमें वो जो कंटिन्यूटी में जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो लॉ है उसमें वो भी शामिल है, उनके पास उस बात का भी इख्तियार है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अनवार काकड़ अब आ रहे हैं तो वो 3 माह के लिए तो नहीं आ रहे। ये जो इलेक्शन अगर होने जाएंगे वो इलेक्शन अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि 28 फरवरी से 3 मार्च के दरमियान किसी डेट में होंगे। क्यों होंगे कि डिलिमिटेशंस होनी है, डिलिमिटेशंस के ऊपर एतराज़ात होने हैं, तो वो जाते जाते ये डेट बन जाएगी। क्योंकि आपके पास कुशन इसलिए कम रह जाता है कि आपने 13 और 14 मार्च को सेनेट के इलेक्शंस करवाने हैं और फिर आपका सदर जो है, सदर को भी आपने मुंतखब करना है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की इलेक्शन भी करवाने हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा। अनवार काकड़ साहब के ऊपर जो मेरे ख्याल में इलेक्शन के साथ साथ जो बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वो ये भी होती है कि उनके सूबे के लोग यानी कि बलोचिस्तान के लोग अब उम्मीद से उनकी तरफ देखेंगे। हम माजी में देख चुके हैं मीर हजार खान खोसो और मीर जफरुल्लाह जमाली, वो भी इधर से ही आए थे, लेकिन वो उनके हवाले से कोई लोगों को यादें कोई नहीं है। तो आई होप के ये कोई अच्छी यादें छोड़ के जाए। भट्टी साहब यानी अब अगर छोटे सूबे से होना, यानी मैं बेनज़ीर रकबे के एतबार से बड़े सूबे से, रकबे के अब लिहाज से और वसाइल के लिहाज से चलो छोटा जो वसाइल हमने प्रोवाइड किए हैं वैसे उसमें भी नहीं, वसाइल के हिसाब से भी बड़ा है और उस महरूमी के एतबार से बड़ा है। उस महरूमी में भी इन सरदारों का, वडेरों का, इनका ये जो इक़्तिदार में आए ये खुद खा गए सारा कुछ और आगे ना ट्रांसफ़र किया, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर ये जो है तो अब तो बलूचिस्तान खुश नसीब है कि अगले 2-4 महीनों में निगरान वज़ीर आज़म भी इनका, चेयरमैन सेनेट भी इनका और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इनका। तो अब तो मेरे ख्याल से ये गिला ख़त्म हो जाना चाहिए कि कोई एक सूबा वसाइल पे काबिज़ है या एक सूबे से ज़्यादा आते हैं। तो गुड लक टू बलूचिस्तान। फिर भी वही सब इनका नहीं है, अब वसाइल पर तो फिर भी वही उन्हीं का कब्जा है। ये सब इनका नहीं है, मेरे ख्याल में ये इन सब का बाप है। मज़हर अब्बास साहब, हुकूमती इत्तेहाद का रुकन, माजी में आपको ये मिसाल मिलती है कि हुकूमती इत्तेहाद का एक रुकन निगरां वज़ीर आज़म बन जाए? देखिए उसमें सबसे पॉजिटिव बात जो है वो ये कि चाहे जैसा भी हो, जैसे पहली चीज़ ये कि जो भी अपोजिशन इस वक्त इस पार्लियामेंट में थी उस अपोजिशन का उम्मीदवार वो थे और उन्होंने नाम प्रेजेंट किया, इत्तेहाद ने नाम प्रेजेंट नहीं किया। दूसरी बात यह कि जो जिसको रियल अपोजिशन और वाकई रियल अपोजिशन कहते हैं उनकी तरफ से भी उस पर एकदम उन्होंने मुस्तरद नहीं किया, उसको तवक्कुआत जानी उन्होंने और तवक्कुआत रख रहे हैं वो उनसे, इसलिए उनकी बहुत जिम्मेदारी है। और तीसरी बात ये कि इसके बावजूद कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और मरदमशुमारी ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर अनवारुल काकड़ साहब को नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके से एग्जिट करना है, जिस तरह मोइन कुरैशी साहब गए, जिस तरह मलिक महराज खालिद गए, जिस तरह और निगरां वज़ीर आज़म गए, अगर वो उस तरह नहीं जाते तो आज जो पोजीशन अनवारुल काकड़ की है वो पोजीशन जब वो जाएंगे नहीं रहेगी। सही, वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उनके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद थे, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ को निगरां वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया गया। इस पर हमने तफसील से बात की। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।